हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स के बारे में। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मीनिंग ऑफ रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स, पजल्स एंड रिडल्स के बारे में। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मैजिक स्क्वायर, नंबर पैटर्न्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स। So, it is mathematics carried out for recreation rather than as a strictly research and application based professional activity। यानी कि ऐसा मैथमेटिक्स जो हम मनोरंजन के लिए करते हो, रिक्रिएशन के लिए करते हो ताकि हमें कुछ फ्रेश फील हो, कुछ अच्छा फील हो। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी रिसर्च के लिए हो या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए ही किया जाए। इसमें हम बात करते हैं रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर आती हैं गेम्स, ट्रिक्स, पैटर्न्स, पजल्स, जो कि जनरली एंटरटेनमेंट, प्लेजर और अम्यूजमेंट और फन के लिए होती है। हालांकि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए भी या इसको करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की चीज़ें लगानी पड़ती हैं। चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं और हाई डिग्री ऑफ पेशेंस चाहिए, क्योंकि चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। आंसर्स उसी चीज में होते हैं लेकिन उन्हें ढूंढना पड़ता है। बट एवरी स्ट्रगल इज रिवॉर्डेड व्हेन यूरेका मोमेंट्स आर रीच्ड। लेकिन जितनी भी हमारी स्ट्रगल होती है, जितना भी हमारा पेशेंस होता है, उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है कब? जब हम उस चीज को पा लेते हैं, जब यूरेका मोमेंट आ जाती है। जैसे कि किसी ने हमें कुछ रिडल दिया या कुछ पजल दिया, हम बहुत परेशान होते हैं पहले उसे सॉल्व करते वक्त कि ये क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम दिमाग लगा के उसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत हमने उसमें लगाई वो सारी सफल हो गई। नेक्स्ट इज इट अट्रैक्ट्स द क्यूरियोसिटी ऑफ नॉन मैथमेटिशियंस एंड इंस्पायर देम टू इंडल्ज मोर इन सब्जेक्ट। जब किसी चीज़ में आप उसको इंटरेस्टिंग बना दोगे तो जो उस फील्ड का बंदा नहीं भी है उसे भी उस टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए मैथ्स के प्रति हम उन्हें रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बिकॉज इससे एक तो उन्हें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज भी मिलती है, उनकी ब्रेन पावर भी इम्प्रूव होती है और उनकी मेमोरी भी शार्प होती है। अब बात करेंगे पजल्स के बारे में। तो अ पजल इज अ प्रॉब्लम दैट चैलेंजेस वन एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड कम अप विद द राइट सॉल्यूशन। पजल क्या है? जो हमें मजबूर कर दे कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, जो सामने चीज दी गई है उससे हटकर कुछ सोचें और फिर उससे एक राइट सॉल्यूशन तक पहुंचे। पजल्स क्या होते हैं? थॉट प्रोवोकिंग भी होते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर भी करते हैं और एंटरटेनिंग भी होते हैं। जब हम उसका आंसर पता करते हैं तो हमें बहुत फनी सा भी लगता है कि अच्छा इसका ये आंसर था। जैसे हम बचपन में हम सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा पजल्स पूछते हैं। एक बड़ा फेमस सा पजल था कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। तो मतलब इस तरीके से पजल्स पूछते हैं जो कि थॉट प्रोवोकिंग भी, क्योंकि उसमें दिमाग भी लगाना पड़ रहा है, और एंटरटेनिंग भी है कि इतना सारा कुछ पूछा और आंसर क्या होगा? एक नंबर। तो इस तरीके से मजेदार है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैथ पजल्स। कितने तरीके के होते हैं? अर्थमेटिक पजल्स। अब इसमें क्या होते हैं? सिंपल कैलकुलस और जनरल मैथमेटिक्स होते हैं, जिसमें हमें कोई कुछ क्वेश्चन दे देता है, कुछ पजल दे देता है और हमें सिंपल मैथ्स रिलेटेड सिंपल कैलकुलेशन लगा के, अर्थमेटिक फॉर्मूलाज लगा के हमें उस आंसर तक पहुंचना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि आपके पास 100 रुपीज है, उसमें से 20 किसी ने आपसे ले लिए, फिर किसी और ने आपको 30 दे दिए, फिर किसी और ने 10 दे दिए, फिर किसी ने 20 ले लिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? तो जब आप ये प्रॉब्लम सुनेंगे आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, कैसे सॉल्व करूं इसे या क्या करूं, तो पजल कर देगा ये आपको। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये तो बहुत ईजी है, कि आपके पास पहले 100 रुपीज थे, उसमें से किसी ने आपसे 20 ले लिए, तो आपके पास कितने हो गए? 80। फिर किसी ने आपको 30 दे दिए, तो आपके पास कितने हो गए? 110। फिर किसी ने आपको 10 दे दिए, तो कितने हो गए? 120। फिर किसी ने फिर से आपसे 20 ले लिए, तो कितने बचे आपके पास? 100। यानी जितने रुपीस पहले थे आपके पास उतने ही अब बचे। तो हुआ ना ये एंटरटेनिंग? इतनी बड़ी पजल आपको, प्रॉब्लम आपको किसी ने बताई और उसका आंसर क्या था? वही चीज जो जितने रुपए आपके पास पहले थे। तो इस तरीके से और भी बहुत से अरिथमेटिक पजल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक पजल्स। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है, एल्जेब्रिक पजल्स, जिसमें एल्जेब्रा इन्वॉल्व हो।
अब हमने एल्जेब्रा जो सॉल्व किया उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट होती है ना, उसमें से हमें आंसर निकालना होता है। तो वही चीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे हमें एल्जेब्रा की थ्योरम्स वगैरह लगानी होती है और कॉमन सेंस लगा के हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कोई आपको बोल दे कि किसी के फादर की एज उसकी एज के 3 गुना में 3 जोड़ने पर 30 होती है, तो बताइए उस बच्चे की एज कितनी है। तो देखिए ये भी कितना सिंपल है, इसमें क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एल्जेब्रा लगा दिया। तो 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 3x इक्वल टू 27, तो x कितना आ जाएगा 9 ईयर्स। तो उस बच्चे की एज कितनी हो जाएगी 9 ईयर्स। इसी तरीके से आप बहुत से पजल्स अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेटोरियल पजल्स। ये वैसे पजल्स होते हैं जिसमें सॉल्यूशन किस चीज पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस पे। इसमें हमारे पास एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है सुडोकू। अब इसमें अगर एक भी बॉक्स में आपने गलती कर दी तो वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या है, द सॉल्यूशंस आर रिलेशनल विद इन देम एंड द चेंज इन वन डाटा सेट अफेक्ट्स द होल सॉल्यूशन। कि अगर एक भी बॉक्स में आपने गड़बड़ कर दी तो वो सारा जो सुडोकू है वो आपका खराब हो जाएगा। जो उसके रूल्स है वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे फिर, कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए रोज एंड कॉलम्स में या फिर उस पर्टिकुलर बॉक्स में। ये आगे हम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्राफ पजल। अब ग्राफ पजल्स क्या हो, जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी कंसेप्ट्स हो। इन सारी चीजों को हम थोड़ा प्रिसाइज में ही लेंगे, बिकॉज टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि ये चीज आपको और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फोकस अभी ये है कि टू द पॉइंट लेके चले चीजों को। तो इसमें हमारे पास ग्राफ पजल में एग्जांपल है कॉनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम एंड शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो ये कॉनिसबर्ग शहर था, वहां की कुछ प्रॉब्लम थी, 7 ब्रिज प्रॉब्लम। ट्रेगल रिवर थी, उसके ऊपर 7 ब्रिजेस थे। तो ये कहा गया कि इस तरीके से उन ब्रिजेस को पास करना है कि सारे ब्रिजेस पे होके भी जाना है और उसके बाद किसी ब्रिज को दोबारा क्रॉस नहीं करना है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि ग्राफ पजल पे बेस्ड थी और बाद में पता चला कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे ही यूलर्स फॉर्मूला पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है एक। नेक्स्ट इज पजल्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम एंड 3 प्रिजनर प्रॉब्लम। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं पजल्स की, जिसमें हम बात करेंगे रूबिक्स क्यूब की और सुडोकू की। रूबिक्स क्यूब, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पे रूबिक्स क्यूब ना हुआ, इसे मैजिक क्यूब भी कहते हैं। 3D कॉम्बिनेशन पजल है जो कि 1974 में इन्वेंट किया गया था हंगेरियन स्कल्पचर एंड प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा। बहुत ही ज्यादा फेमस पजल गेम थी ये, इसीलिए इसे 1980 में जर्मन गेम ऑफ द ईयर स्पेशल अवार्ड फॉर बेस्ट पजल दिया गया था। इस क्यूब में क्या होता है, 3x3x3 के स्मॉलर क्यूब्स होते हैं और ये जो क्यूब्स होते हैं ये रोटेट हो सकते हैं और इन्हीं को रोटेट कर करके क्या है डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाई जाती हैं, बहुत सी कलरफुल अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं। फिर इसे सॉल्व करके क्या है कि सारे सेम कलर वाले एक ही तरफ पे लाए जाते हैं। मतलब इस तरीके से दिमाग लगा के इस पजल को सॉल्व किया जा सकता है, जिससे एंटरटेनमेंट तो होता ही है और साथ ही में हमारा माइंड भी शार्प होता है, क्योंकि हम अलग अलग रीजंस लगा रहे हैं, उसमें अलग अलग अरेंजमेंट्स बना के उसे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सुडोकू। सुडोकू क्या है, लॉजिक बेस्ड नंबर प्लेसमेंट पजल है। ये पजल इंट्रोड्यूस की गई थी जापान बाय निकोली इन द पेपर मंथली निकोलिस्ट इन अप्रैल 1984। इसका ऑब्जेक्टिव होता है 9x9 की ग्रिड को भरना। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या होता है कि हर कॉलम, हर रो में और हर 3x3 के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें डिजिट्स होनी चाहिए 1 to 9 और ये डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली स्मॉलर सुडोकू पजल्स भी आते हैं जो कि 4x4 के होते हैं, जिसमें क्या है 1 to लेके 4 तक नंबर्स भरने होते हैं, या 16x16 के लार्जर सुडोकू गेम्स भी आते हैं जिसमें 1 to 16 नंबर भरने होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल सब में सेम ही रहता है कि ना तो किसी रो में वो नंबर रिपीट होना चाहिए, ना ही किसी कॉलम में वो नंबर रिपीट होना चाहिए और ना ही किसी सब सेक्शन में वो नंबर रिपीट होने चाहिए। तो इसी बेसिस पे कुछ इजी सुडोकू गेम्स भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ वेरी डिफिकल्ट भी होते हैं।
तो हम सबसे पहले बहुत इजी वाला करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको 9x9 की ग्रिड याद नहीं भी रहती हो तो 4x4 का इजीली दिमाग में रख सकते हो और अपनी तरफ से भी बना सकते हो कि नंबर्स आप खुद ही अरेंज कर दो, फिर सॉल्व कर दो उसे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 4x4 के पजल में मैंने क्या लिया है, 4 सबसेक्शंस है उसमें, जहां पे कुछ नंबर्स मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिए 1 2 3 4। इसी तरीके से आप इनकी पोजीशंस चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान यही रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो। फिर उस पजल को सॉल्व कर दिया गया है आगे 1 2 3 4 नंबर को यूज करके, और इस तरीके से इसे अरेंज किया गया है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो। जैसे आपको नजर आ रहा होगा पहली रो में क्या है 3 2 1 4, फिर दूसरी में क्या है 4 1 2 3 1 4 3 2 2 3 4 1। तो आप कहीं से भी देख लें, ना तो किसी रो में वो नंबर रिपीट हो रहा है दोबारा, ना ही किसी कॉलम में वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप क्वेश्चन में जैसा भी अरेंजमेंट बनाइए, बस सॉल्व करते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए कि वो नंबर्स दोबारा रिपीट ना हो, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एक 9x9 पजल भी देख लेते हैं। अगर तो एग्जाम में आपको याद रहता है तब तो आप ये बनाइए, अदरवाइज 9x9 पजल का सिर्फ क्वेश्चन बना दीजिए कि जैसे हमने 4x4 का पजल बनाया और इसे सॉल्व किया, उसी वे में हम 9x9 का पजल भी बना सकते हैं। तो वहां पे आप क्वेश्चन बना के ही उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज काफी टाइम कंज्यूमिंग है ये। अगर तो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट है कि हाँ इस तरीके से होना था, तब तो आप ये रिस्क लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। बिकॉज नंबर्स भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने बाकी चीजें बहुत अच्छे से लिखी हैं और आपने 4x4 का पजल ही बना दिया है तो हार्डली 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। उसके लिए आप अपना सेक्शन सी को अफेक्ट मत करिएगा। तो देखिए 9x9 पजल्स में क्या है कि हमने 9x9 की ग्रिड ले ली है, जिसमें हमारे पास 9 सब सेक्शन है। इसमें हमें क्या है 1 to 9 तक नंबर फिल करने हैं, और इस तरीके से फिल करने हैं कि प्रिंसिपल वही है कि किसी भी रो या कॉलम में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है इसको आप चेंज भी कर सकते हो कि आप नंबर्स इधर उधर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वही बात है कि ध्यान यही रखना है कि रिपीट ना हो वो नंबर। तो ऐसे आप क्वेश्चन फ्रेम करके ही छोड़ दीजिए कि हाँ इस तरीके का पजल भी हो सकता है। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए नेक्स्ट। हालांकि इन्हें सॉल्व करना भी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बचपन में आप सबने किया होगा, लेकिन वही बात है कि टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा और इस तरीके से इसे समझाया नहीं जा सकता। यहाँ पे अगर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तभी वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए इसे ऐसे ही देख लीजिए कि देखो इसमें किसी भी रो या कॉलम में कहीं पे भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। 1 to 9 सारे नंबर लिए जा रहे हैं। जैसे पहला ही कॉलम देख लीजिए 5 6 1 8 4 7 9 2 3। इसी तरीके से बाकी जो कॉलम्स हैं उनमें भी यही हो रहा है, बाकी जो रोज हैं उनमें भी यही हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रिडल्स की। A riddle can be defined as an interrogatory statement that has 2 meanings and is generally asked as a puzzle to be solved by the observant. अब रिडल्स क्या है, एक तरीके की इंटेरोगेटरी स्टेटमेंट्स है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी रिडल होता है तो उसमें होता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मतलब आखिरी में एक क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क होगा तभी तो सॉल्व करेंगे ना। और ये एक तरीके का पजल ही होता है जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। और ज्यादातर रिडल्स का जो आंसर होता है वो उसी में होता है, जो रिडल पूछी जाती है उसी में उसका क्लू होता है कि क्या आंसर है। बस वहां पे आपको क्या है, अपनी क्रिएटिविटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना होता है ताकि आप उस आंसर तक पहुंच सके, उस रिडल को क्रैक कर सकें। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिडल इज अ मिस्टिफाइंग, मिसलीडिंग और पजलिंग क्वेश्चन बेस्ड और पोज्ड एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड और गेस्ड। यानी कि एक मिस्टिफाइंग और मिसलीडिंग और पजलिंग क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना है या गेस करना है। वही बात है कि आपको उसको अच्छे से सुन के उसी के अंदर कहीं ना कहीं जवाब छिपा होता है, उसके बेसिस पर आपको उसके आंसर तक पहुंचना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिडल्स की, जिसमें हम पहले बात करेंगे एनिग्मास। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस जो है वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज में होते हैं। अब मेटाफोर क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं विद डिनोटिंग अनदर। जैसे कि हार्ट ऑफ गोल्ड अगर हम बोलते हैं दैट पर्सन हैव हार्ट ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे ये मतलब तो नहीं कि उसका सोने का दिल है, यहाँ पे क्या मतलब है कि उसका दिल बहुत अच्छा है या बहुत साफ दिल का, बहुत नेक दिल इंसान है वो। तो ये क्या हो गया, मेटाफोर हो गया कि हमने बोली वही बात लेकिन शब्द अलग इस्तेमाल किए। और ऐसे रिडल्स तभी सॉल्व किए जा सकते हैं जब हम केयरफुली ऑब्जर्व करें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को।
नेक्स्ट इज कनंड्रम्स। इसमें क्या होता है, सिमिलर होते हैं ये एनिग्मास से, लेकिन सिर्फ इसमें क्या फर्क होता है कि जो आंसर होता है उसी क्वेश्चन में होता है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब इसमें हम आंसर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, पनिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं एक ही टर्म के, तो वो अगर उसके बारे में हम सोचेंगे तो इजीली हमें आंसर मिल सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्रायन, रेनी एंड देयर डॉग स्टार्ट वॉकिंग डाउन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ब्रायन, रेनी और उनका जो कुत्ता था वो सेम डायरेक्शन में उन्होंने चलना शुरू किया। दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। उन्होंने क्या है, सेम पॉइंट से शुरू किया और सेम टाइम पे शुरू किया। ब्रायन वॉक्स एट 12 किलोमीटर पर आवर। ब्रायन जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा था। वाइल रेनी वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। रेनी जो है किस स्पीड से चल रही थी, 10 किलोमीटर पर आवर से। और उनका जो डॉग था, देयर डॉग रन्स फ्रॉम ब्रायन टू रेनी एंड बैक अगेन। ब्रायन से रेनी की तरफ भाग रहा था और फिर वापस आ रहा था विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्वेश्चन क्या है, ये तो था आपके पास स्टेटमेंट कि ब्रायन, रेनी और कुत्ते, 3 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, और ब्रायन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, रेनी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रही है, और जो वो कुत्ता है वो ब्रायन से रेनी की तरफ बार बार भाग रहा है, बार बार आ रहा है, जा रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये कि हाउ फार डज द डॉग ट्रेवल इन 1 आवर, कि 1 घंटे में कुत्ते ने कितना ट्रेवल किया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कनंड्रम्स, की आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 15 किलोमीटर, बिकॉज वो भले ही बार बार ब्रायन, रेनी की तरफ आ जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना पूछ रहे हैं कि 1 आवर में कितना वो कवर कर रहा है, तो पर आवर कितना है, 15 किलोमीटर। सो आंसर इज 15 किलोमीटर, बिकॉज डॉग स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज Mr. Smith has 4 daughters. Each of his daughter has a brother. How many children does Mr. Smith have? Mr. Smith की 4 बेटियां हैं और उनकी चारों बेटियों के पास एक भाई है, तो टोटल कितने बच्चे हैं मिस्टर स्मिथ के। तो ये क्या है, एनिग्मास, बिकॉज भले ही उनकी 4 बेटियों के पास एक एक भाई है, तो वो चारों बहनों का एक ही तो भाई हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि चारों को अलग अलग भाई मिला है। तो इस तरीके से टोटल कितने बच्चे हुए मिस्टर स्मिथ के, 5। नेक्स्ट इज व्हेन माय फादर वाज 31 आई वाज 8, नाउ ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मी, हाउ ओल्ड एम आई। यानी कि जब मेरे पिताजी 31 ईयर्स के थे तब मैं 8 का था, अब वो मुझसे दुगने हैं तो मैं कितने का हूं। तो देखिए इसमें क्या है कि फादर और सन की एज के बीच में कितना गैप है, 23 ईयर्स का, दैट इज 31 माइनस 8 जब हम करेंगे तो हमें 23 मिलेगा। सो जब सन की एज x होगी तो उन्होंने कहा ना कि ट्वाइस है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 2x, लेकिन डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू 23। तो x कितना आ जाएगा, 23। तो कितनी एज है उस इंसान की, 23 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट इज I am an odd number. Take away an alphabet and I become even. What number am I? कि मैं एक odd number हूं, मुझ में से एक अल्फाबेट निकाल लो तो मैं even number बन जाता हूं। मैं कौन सा नंबर हूं? तो देखिए बहुत इजी है, ये कौन सा नंबर है, ये 7, बिकॉज इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SEVEN। जब हमने उसमें से एक अल्फाबेट निकाल दी यानी कि S निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, EVEN, यानी कि even। Next is, in a car race, the man who came 2 places in front of the last man finished 1 ahead at the man who came 5th. How many contestants were there? अब देखिए ये वैसी ही रिडल होगी जैसी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तीतर वाली। तो यही है, बस उसको थोड़ा इंग्लिश टच दे दिया गया है। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कितने कंटेस्टेंट थे, 6। नेक्स्ट इज, can you find the number A, B, C and D so that the following calculation is proved? और कैलकुलेशन क्या प्रूव होनी चाहिए कि A, B, C, D into 4 will give D, C, B, A। तो यहाँ पे क्या नंबर्स आने चाहिए, तो जब हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो हमें पता चलेगा कि A में अगर हम 2, B में 1 और C में 7 और D में 8 पुट करते हैं, तो जब हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 8712, यानी कि जो चीज हमें बोली गई है वो इजीली प्रूव हो जाएगी, दैट इज DCBA। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिडल्स हो सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं इजी वाले आपको बताऊं, और बाकी जो कोई भी रिडल्स आपको इजी लगते हैं वो आप 5 या 6 एग्जाम्पल्स लिख देंगे तो वो बहुत हो जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।